हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी लेक्चरर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल वन शॉट रिवीजन। और इससे पहले भी हम लोगों ने अभी हिंदी व्याकरण के रिवीजन के तौर पर वीडियोस देखे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं गद्य भाग, जो हमारे स्पर्श वाली बुक का जो स्टोरी वाला पोर्शन है। उस स्टोरी वाले पोर्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई टर्म 2 के अंदर इस बार होने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है 18 मई को, उसमें सीबीएसई टर्म 2 के अंदर 2 चैप्टर स्टोरी के अंदर आने वाले हैं। पहला चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिनके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। पतझड़ में टूटी पत्तियों में 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर कोविड के चक्कर में हटा दिया है, केवल हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, झेन की देन। और दूसरा चैप्टर है कारतूस, जो कि एक एकांकी है और उसके लेखक हैं हबीब तनवीर। और इनमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 4 से 5 नंबर के प्रश्न, जिसमें आपके दीर्घ या लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होगा या एक निबंधात्मक प्रश्न भी होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स का क्या सारांश है, किस तरह के प्रश्न इसमें से मिलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में हम उनको रख सकते हैं। इसमें पहला जो हमारा चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जो कि रविंद्र केलेकर जी के द्वारा लिखा गया, झेन की देन, पाठ सारांश। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्धिक दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम मतलब बहुत ज्यादा अपना बिजी शेड्यूल, अपनी उस व्यस्त दिनचर्या से निकल करके कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं। लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहां की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि ज़माना कंपटीशन का हो चुका है और जापान के व्यक्ति दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। लेखक के इस मानसिक बीमारी की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। औरों की अपेक्षा हम कई गुना तेज चलने लगे हैं। 10 दिन में होने वाले काम को हम कोशिश करते हैं 1 या 2 दिन में करने की। तो इस प्रकार के जापान के व्यक्ति जब इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम समय में करने लगे, इस वजह से वहाँ के व्यक्तियों को मानसिक बीमारी, मानसिक रोग उनको ज़्यादा होने लगा। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं, इस प्रकार का विचार रखते हैं कि नहीं, इस प्रतिस्पर्धा के युग में, इस कंपटीशन के युग में हम जल्दी से जल्दी भाग करके अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग चुके हैं, जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 ही दिन में ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी है। लोग मनोरुग्ण होने लगे हैं और इस बीमारी के चलते शायद कहीं न कहीं यहाँ का व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेखक कहते हैं कि एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें चानो यू अर्थात जापान के चाय पीने का एक विशेष आयोजन में ले गए, कि जापानी लैंग्वेज में उस चाय पीने की विधि को, उस प्रोसेस को चानोयू कहा जाता है। और वहाँ वो उसको एक मित्र लेकर के जाता है। लेखक और उनका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहाँ गए थे, वहाँ का चलचित्र वो दिखाता है कि 6 मंजिला इमारत, उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी, जिसको आप कभी भी उठा सकते हो, समेट सकते हो, जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। उसके बाहर
बेडोल, बेडोल मतलब बेढब सा, बिना तमीज से एक बेडोल सा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। लेखक और उनके मित्र ने उस पानी से अपने हाथ पांव धोए। हाथ पांव धोने के बाद में आगे की ओर बढ़े, अंदर गए। अंदर जैसे ही उन्होंने एंट्री किया, जिस प्रकार से अपने गेट के बाहर गार्ड होता है और वो झुक करके प्रणाम करता है, हमें वेलकम करता है, उसी प्रकार अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चाजीन कहा गया। उनकी लैंग्वेज में, वहाँ की लैंग्वेज में उसको चाजीन कहा गया। और उन्हें देख कर के वो खड़ा हो जाता है, कमर झुकाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाले एक बर्तन को रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर के आया, फिर तौलिए से, टॉवेल से अपने बर्तन साफ किए। ये सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया, बहुत तल्लीनता के साथ, पूरे मैनर में काम उसने किया। मालूम ही नहीं पड़ा कि वो इस सारी गतिविधि कर रहा है। और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के तरीके से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम की राग की धुन गूंज रही हो, एक ऐसा म्यूजिक चल रहा हो जो जय जयवंती नाम की भी एक संगीत के अंदर राग होती है, म्यूजिक के अंदर एक राग होती है, तो उसकी धुन जैसे गूंज रही हो, इस प्रकार की उसकी भावभंगिमा थी, इस प्रकार से उसके काम करने का तरीका था। ठीक है, आगे देखते हैं। उस जगह का वातावरण इतना शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाज भी आने लगी, उसका स्वर भी उसको सुनाई देने लगा। लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की, फिर उस प्यालों को लेखक और अब उनके मित्रों के सामने रख दिया गया। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति होती है कि वहाँ बैठकर के लोग शांति में बैठते हैं, शांति से बैठ कर के चाय की उस विधि को पूरा करते हैं और धीरे धीरे उनके दिमाग की जो रफ्तार है वो शायद कम होने लगती है। इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। वे करीब 1.5 घंटे तक अपने अपने चाय के प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत अजीब सा लगा कि भाई कैसे 1.5 2 घंटे हम चाय पीते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार भी वास्तव में बहुत कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि जैसे दिमाग बिल्कुल ही बंद हो चुका है, अनंत काल में जैसे हम घूम रहे हो, इस प्रकार की उनको चीजें अनुभूति होने लगी। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए चीजों में अपना समय बिताते रहते हैं या फिर फ्यूचर में क्या होगा उनकी यादों में, उस चिंता में हम जीते रहते हैं, जबकि दोनों ही समय बहुत मिथ्या है। चाहे भूतकाल की बात हो और चाहे भविष्यकाल की बात हो। ठीक है, अब भूतकाल भी झूठ है, भविष्यकाल भी झूठ है। एक जो बीत चुका है उसके बारे में हम चर्चा करें तो वो बेकार है, एक जो आया नहीं उसके बारे में हम पहले से टेंशन में रहें, ये भी बिल्कुल गलत है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान जीवन, वर्तमान समय, उसके बारे में व्यक्ति को सोचना चाहिए और वही सत्य है, वही वास्तविक है और ये समय कभी भी खत्म न होने वाला है, बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं, वास्तव में ये उनको चाय समारोह में आने वाले उस दिन मालूम हुआ। और जापानियों को ध्यान केंद्रित करने की, मेडिटेशन की ये परंपरा विरासत में मिली, विरासत में देन के रूप में मिली है। इसलिए उस चैप्टर का नाम भी रखा झेन की देन। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने सारांश को अच्छे से देखा। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रश्नों से संबंधित। जापानी भाषा में चाय पीने की विधि को चानो यू कहा जाता है, जैसा कि हमारे पाठ के सारांश के अंदर भी लिखा हुआ था। जो चाय सर्व करता है उसको हम चाजीन कह सकते हैं। कौन कौन से पात्र हैं, किस प्रकार की इमारत, उन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में
स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है कि दिमाग में स्पीड का इंजन लगने से वह दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जापान के लोग पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में है, वे किसी भी तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं, अमेरिका जैसे विकसित देशों से और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग सदा तनावग्रस्त रहता है। इस कारण वे मानसिक रोगों के शिकार हो गए, मनोरुग्ण के शिकार हो गए। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात इसलिए कही क्योंकि वे तीव्र गति से, बहुत तेज गति से प्रगति करना चाहते हैं, 1 महीने के काम को 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए ही उनका दिमाग भी तेज रफ्तार के कारण स्पीड के इंजन की भांति सोचता है। इसीलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस स्थान को क्या कहते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वह स्थान पत्ते की कुटियों के जैसा सजा होता है, तातामी चटाई के समान है। ऐसी इस प्रकार की पर्णकुटी जिसको कभी भी आप समेट करके खड़ा कर सकते हो, बंद कर सकते हो। शांति मुख्य बात होती है, 3 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। प्राकृतिक ढंग से सजे हुए इस छोटे से स्थान में 3 ही लोग बैठ करके चाय पी सकते हैं। 6 मंजिला इमारत, और वहाँ किस प्रकार की गतिविधि है उसको इस क्वेश्चन के आंसर्स में हम लिख सकते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने झेन की देन इसके बारे में अध्ययन किया कि झेन परंपरा की सबसे बड़ी देन जापानियों को मिली है। तो ये चैप्टर का जो है उसका कंटेंट हमें बिल्कुल याद होना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे प्रश्नों के आंसर लिख सकें। इसके बाद अगला जो है दूसरा चैप्टर कारतूस, ये बहुत अच्छी एकांकी, और इसके जो राइटर हैं मिस्टर हबीब तनवीर। पहला प्रश्न तो यह है कि एकांकी और नाटक, इन दोनों में अंतर क्या है। नाटक तो है जिसमें 2, 3, 4, 5 अलग अलग अंक उसमें निर्धारित हों, लेकिन एकांकी के अंदर जो है वो एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, जबकि नाटक जो है 4, 5, 7 अंकों में पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये एकांकी और नाटक के अंदर अंतर हुआ। दूसरी चीज, एकांकी और नाटक के अंदर समानांतर क्या हुई, इसमें समानांतर चीज हुई कि इसमें भी पात्र होते हैं और इसमें भी पात्र होते हैं। दोनों बिना पात्रों के हम किसी भी एकांकी या नाटक को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हुए। इसके अंदर जो प्रमुख पात्र हुए, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, याद होना चाहिए कि प्रमुख पात्र कौन कौन से हुए। इसके बाद कर्नल साहब का जिक्र किया, सवार जो कि इस चैप्टर, इस एकांकी का जो हीरो है, मेन रोल जिसने अदा किया है। इसके बाद सिपाही। ठीक है, जमाना जो है, जमाना है सन 1799, 1799 का जमाना, और गोरखपुर का भयानक जंगल। जहां पर ब्रिटिश अधिकारी अपना खेमा डाल करके यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन पात्रों के बारे में हमें नॉलेज होनी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे अपने जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का, उसकी वीरता, उसके पराक्रम की गाथाओं का वर्णन किया गया है, और उस सवार का नाम था वजीर अली। क्या नाम था उसका? वजीर अली। तो वजीर अली के इर्द गिर्द और कर्नल साहब, इनके बीच की कॉन्वर्सेशन, वो बातचीत, वो संवाद, और किस प्रकार से
उन्हीं के खेमे में आकर वजीर अली उन्हीं के कर्नल को चुनौती देकर वहां से निकल जाता है। उसकी पिस्टल से 10 कारतूस लेकर के। तो ऐसे जाबाज व्यक्ति के बारे में, उसके कारनामों के बारे में इस पाठ के अंदर उल्लेखित किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है, जैसा कि मैंने बताया, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड पांडे की याद आ जाती है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वह वजीर अली के पैदा होने से बहुत दुखी था, अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अंग्रेजों के मित्र बनने के बाद उसको अवध के सिंहासन पर बिठा दिया गया। अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए भी साथ में दे दिए। अब वो भी मजे से रह रहा है। अंग्रेज गवर्नमेंट भी उसको अपना मित्र मान करके उसके पूरे साम्राज्य को उन्होंने उस पर सौंप दिया है। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह, सम्राट, नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए, हाँ करते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ भी हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ शायद गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कि जो कुछ भी हमने एक गवर्नर के शासन में हासिल किया था, कर्नल कॉलिंज के शासन में, लगता है कि वेलजली का जो भी शासन चल रहा है उस तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। अब वजीर अली की विशेषताओं को उन्होंने जिक्र किया। दूसरा, वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया। कि ऐसा क्या कारण था कि वजीर अली को कंपनी के वकील की हत्या करनी पड़ी, तो उसके बारे में आप जिक्र किया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा, उसको ट्रांसफ़र करने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि पहले तुम बनारस भेजते हो, फिर मुझे कलकत्ता बुलाते हो। ठीक है, गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो वैसे भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट करके भरी हुई थी और वकील के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर वजीर अली को और गुस्सा आया और उसने अपने कमर में से चाकू या खंजर निकाल करके वहीं वकील की हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह से नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले करने का इंतजार करेगा और अपनी पूरी ताकत बढ़ाएगा, सैनिक बल बढ़ाएगा, सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वजीर अली को पकड़ने की, ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल को अपनी बात कहता है। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली निश्चित रूप से इन्हीं गोरखपुर के जंगलों में कहीं छिपा हुआ है। अगला लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता मालूम होता है। जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है, अब तभी एक सिपाही लेफ्टिनेंट के पास आता है और कहता है कि भाई घोड़े पर एक व्यक्ति है जो सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता दिखाई दे रहा है। घोड़े की टापों की आवाज़ बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल साहब से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है।
कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वो वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है, कि जो सवार जो खुद वजीर अली है वह कर्नल से ही 10 कारतूस मांगता है और कहता है कि भाई मैं वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता हूं। यह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है। जब सवार से नाम पूछता है तो सवार जब अपना इंट्रोडक्शन देता है और नाम बताता है कि मेरा नाम वजीर अली है और कहता है कि कर्नल ने उसे 10 कारतूस दिए हैं इसलिए वो उसकी जान माफ करता है। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है, लेकिन कर्नल कुछ नहीं कह पाता। जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरी फौज हो, उस फौज के तंबू, उस आशियाने में आकर के उसी को ही चुनौती देकर उसी की पिस्टल से कारतूस लेकर के जाना निश्चित रूप से बहुत दिलेरी का काम है। और इसकी इस बात को सुनकर वो इतना हक्का बक्का हो चुका है कि बिल्कुल सन्नाटे में है, वो कुछ भी कह सकने में समर्थ नहीं है। ठीक है, घोड़े के टापों की आवाज उसे लगता है कि वो दूर चला गया हो। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल साहब से पूछता है कि वो सवार कौन था, कहाँ से आया था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह न करता है। और आज ये कर्नल ने खुद वास्तव में देख लिया कि वजीर अली का दिलेरपन, वजीर अली की बहादुरी, उसकी वीरता के कारनामे सुनी है, लेकिन आज कर्नल ने जब उसको आंखों से देखा तो निस्संदेह बिल्कुल हक्का बक्का हतप्रभ रह गया। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का सारांश था। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले कई हफ्तों बीत चुके थे, फिर भी वजीर अली भूत की तरह ही हाथ नहीं लगता था। इसी कारण से रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था पर किसी के हाथ नहीं आता था। तो रॉबिन हुड की जो विशेषताएं थी एज इट इज़ वैसी की वैसी विशेषताएं वजीर अली की थी। इसीलिए वजीर अली के जब अफसाने सुने, उनकी विशेषता, उनके गुणों के बारे में सुना, उसके व्यक्तित्व की बात की, तो वजीर अली को उन्होंने रॉबिन हुड की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न है। देश में अलग अलग अनेक स्थानों पर राजा, नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर शाह जमा की तरफ से हिंदुस्तान पर आक्रमण करना, वजीर अली अपने चंद सैनिकों के साथ मिलकर के पूरे क्रांति और आंदोलन की अलग जगाना। ठीक है, बंगाल के नवाब शमसुद्दौला, टीपू सुल्तान के बाहरी देशों जैसे अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत देना। तो इनसे लगता है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है और सभी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से खदेड़ना चाहते हो, उसकी तैयारियां चारों तरफ से युद्ध की हो चुकी हो। क्वेश्चन नंबर 3, गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा का पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे केवल एक ही सवार नजर आता है। इस तरह के प्रश्न भी टर्म 2 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्नों से संबंधित हो। लाइन दे दी, उसको हमें एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, ये कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट के द्वारा कहा गया कथन है। वजीर अली अकेला ही पूरे काफिले के समान था, वह तूफान की तरह शक्तिशाली, गतिशील था। उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती थी मानो पूरी फौज चली आ रही हो। इस वाक्य से आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता की झलक मिलती है, जो अकेले होते हुए भी अकेला नहीं दिखता है। ये सवार वजीर अली था जिसका पता किसी को भी नहीं चला। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के चैप्टर के अंदर, आज के वीडियो के अंदर 2 चैप्टरों का अध्ययन किया। दोनों चैप्टर के सारांश, उनके अभ्यास प्रश्नों पर हमने चर्चा की और आने वाले सीबीएसई टर्म 2 के अंदर आशा करता हूं कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।